हेलो 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 हेलो। वंदे मातरम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी? आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साउंड ठीक है? ऑडियो वीडियो परफेक्ट है? ठीक दिखाई दे रहा है? ठीक सुनाई दे रहा है सभी को? कैसे हो भाई सारे के सारे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताओ, आप सभी कैसे हैं? साउंड ठीक है? तो आज जो हम टॉपिक आपको कराएंगे वो है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है निर्णय लेना। अब ये भी आजकल जो है एग्जाम में लेटेस्ट पैटर्न में ये टॉपिक अपने आप पूछा जा रहा है। लेकिन एक क्लास में आप इसको जड़ से क्लियर कर लेंगे, आपको लगेगा कि भाई ये टॉपिक इजी था। डिसीजन होता है निर्णय लेना, या ना आपको सिचुएशन दी जाएगी, आपके टॉपिक में एक मेंटल एप्टीट्यूड है या क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिटिकल रीजनिंग है, तो वो ये जो डिसीजन मेकिंग है ये उसी का हिस्सा है। मेंटल एबिलिटी भी इसी के तहत आता है। एक बार बताओ भाई, सभी को सेशन लाइव हो गया है? ठीक देख पा रहे हैं? ठीक सुन पा रहे हैं? सेशन लाइव और नॉट? पढ़ाना शुरू करूं मैं? लाइव हुई नहीं मेरे ख्याल से भाई। हाँ, हो गई है। चलो अभी लाइव है, चेक कर लिया है। सेशन लाइव है। सेशन लाइव है भाई, हो गया है, ठीक है। चलो, तो मैंने कहा अभी जो मैं आपको टॉपिक कराऊंगा वो है डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है निर्णय लेना। हम निर्णय लेंगे और निर्णय लेते हुए चीजों को सॉल्व करके हम यहाँ पे बताएंगे। हो गया बेटा? सभी को समझ आ रहा है? करा दूं? चल, डिसीजन मेकिंग, चाहे इसे आप मेंटल एप्टीट्यूड में कहिए या क्रिटिकल में थिंकिंग में चाहिए कहिए, टॉपिक जो है ये डिसीजन मेकिंग का है। और यहाँ पे जो है हम निर्णय लेते हैं और डिसाइड करते हैं चीजों को। तो इसीलिए हम इसको नाम देते हैं डिसीजन मेकिंग का, कि भाई हम चीजों के लिए यहाँ पे निर्णय ले रहे हैं, चीजों को देखकर डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है? तो आइए बेटा निर्णय लेते हैं। यहाँ पे ना हमें एक सिचुएशन देगा, एक कंडीशन देगा, उन कंडीशंस को पढ़ लेना है। और उन कंडीशंस को पढ़ने के बाद बताना है कि क्या डिसीजन आपको लेना है, कौन सा निर्णय आपको लेना है। जैसे मान करके चलो, फर्ज करो, मैं हमेशा इसी एग्जाम्पल से समझाता हूँ क्योंकि इस एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, क्योंकि आप कैरीविल के प्लेटफॉर्म पर ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में एक बार बताओ बेटा, सारे के सारे लाइव हो गए हैं? डिसीजन मेकिंग में क्या कहा गया है? यहाँ पे इन्होंने कहा है कि कैरियर विल टीम, एक सिचुएशन दी गई है, कुछ शर्तें दी गई हैं। शर्तों में यह कहा गया है कि कैरियर विल टीम ने मेधावी छात्रों के लिए मुफ्त बैच की घोषणा की है। अब ये सच्चाई मत मान लेना, ये कंडीशन है जो आपको सोचनी है, जो आपको फर्ज करनी है, मान लेनी है। हम ना बच्चों को एक फ्री बैच दे रहे हैं, लेकिन फ्री बैच देने के लिए कुछ कंडीशन है। पहली शर्त है, कैरियर विल कंडक्ट एन ऑनलाइन एग्जाम एंड कैंडिडेट मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 70% मार्क्स इन एग्जामिनेशन।
कैरियरविल ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करेगा और उम्मीदवार को परीक्षा में कम से कम 70% अंक प्राप्त करने होंगे। तो सबसे पहली कंडीशन जो यहाँ पे दी गई है वो है ऑनलाइन एग्जाम में 70% मार्क्स। सबसे पहली शर्त क्या है भाई साहब? हम एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करेंगे। अगर हम यहाँ पे आपको एक फ्री बैच दे रहे हैं तो सबसे पहले हम एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करेंगे। उसमें आपको 70% नंबर लेने हैं। उसमें आपको कितने नंबर लेने हैं? 70% नंबर लेने हैं। ग्रेजुएशन में कम से कम 60% नंबर होने चाहिए। अगर आपको हमारा फ्री बैच चाहिए तो आपके ग्रेजुएशन में कम से कम 60% नंबर होने चाहिए। दूसरी कंडीशन हमने क्या लिखी है? ग्रेजुएशन में कम से कम 60, मतलब ज्यादा भी हो सकता है। यहां भी 70 का मतलब 70 या उससे ज्यादा है, यहां भी कम से कम। ग्रेजुएशन में कम से कम 60%। तीसरा तीसरा आपने अतीत में कैरियर विल पर एक बैच खरीदा हो। यू शुड हैव वन बैच परचेज्ड ऑन कैरियर विल। आपने अतीत में कैरियर विल पर कम से कम एक बैच खरीदा हो। कैरियर विल पर एक बैच खरीदा हो तो हम आपको फ्री बैच देंगे। भाई फ्री बैच की ना मैं शर्तें लिखवा रहा हूं। अब जो लेट जुड़े हैं वो तो सोचेंगे सर वाकई में फ्री बैच मिल रहा है, वास्तव में नहीं है चीज। सैटरडे मैंने इसलिए क्लास ली क्योंकि कल किसी कारणवश मुझे कक्षा ऑफ करनी पड़ गई थी, ठीक है, तो मुझे वहां जाना पड़ा। क्लास कल ऑफ थी तो आज मैंने आपकी क्लास ली है। तो सबसे पहले यहाँ पे दी गई है कि कैरिविल ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करेगा और उम्मीदवार को कैरिविल टीम ने मेधावी छात्रों के लिए मुफ्त बैच की घोषणा की है। कैरियरविल ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करेगा और उम्मीदवार को परीक्षा में कम से कम 70% अंक प्राप्त करने होंगे। कैरियरविल ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करेगा, कम से कम 70% करें। सरकार स्नातक में न्यूनतम अंक 60% होने चाहिए। आपने अतीत में कैरियरविल पर एक बैच खरीदा हो और उम्मीदवार की आयु 25 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवार की आयु 25 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। अगर ये है तो हम एक बैच दे देंगे। चारों शर्तें लिख लो बेटा, सारे के सारे। कुलदीप बेटा तेरा ही कमेंट आ रहा, वॉइस दे रही है, बाकी सबके में सही आवाज आ रही है। तो तुम्हारी लीड में कोई दिक्कत हो सकती है, मोबाइल में कोई दिक्कत हो सकती है। वॉइस दे रहे आ रही है। एक इसको 100 बार कमेंट करने से वॉइस तेज नहीं होगी। वॉइस का पैमाना हमारे सामने डेसिबल में चलता रहता है और वॉइस करीब करीब यहाँ 10 डेसिबल के हिसाब से जनरेट हो रही है, ठीक है। 5 6 5 के वॉइस ठीक चल रही है। वो मैंने चेक भी कर लिया। आपके ही मोबाइल में कोई इश्यू हो तो एक अलग बात है। अब अगर हम एक फ्री बैच दे रहे हैं तो मैंने कुछ शर्तें लिखवाई। आपने सभी को शर्तें क्लियर हो गई भाई? सारे के सारे कमेंट कीजिएगा, आपको ये शर्तें क्लियर हो गई? एज का क्या मतलब है? आयु। अरे एज, आयु उसकी क्या होनी चाहिए? उम्मीदवार की आयु 25 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यानी या तो 25 का हो, 26 का हो, 27 का हो, 25 से 30 के बीच भी नहीं कहना चाहिए। 25 से 30 कह रहा हूं मैं, 25 से 30 साल के बीच नहीं, 25 से लेकर 30 साल तक, 30 साल तक एज होनी चाहिए। बीच कहना एक अलग चीज है, तक एज हो। 25 से 30 साल तक की एज को हम फ्री बैच देंगे। लेकिन ये जो फ्री बैच है ना, ये वास्तव में नहीं है बेटा। ये तो मैंने एक सवाल बनाया, एक सवाल डिजाइन किया। इस सवाल को आप बहुत जल्दी तरीके से समझते हो। मैं पिछले 1.5-2 साल से यही क्वेश्चन ही कराता हूं क्योंकि समझ में इसी से आएगा। समझाने का एक तरीका होता है।
लेकिन अगर कोई ऐसा कैंडिडेट आया, वो कह रहा जी मेरा नंबर ना 68% है, मेरा नंबर ना 59% है, मेरी उम्र ना 24 साल है, तो हमने उसके लिए भी कुछ रियायत रखी है। हमने उसके लिए कुछ रियायत रखी। वो रियायत क्या है? इफ ऑल कंडीशन सेटिस्फाई एक्सेप्ट द सेकेंड वन, यदि दूसरी शर्त को छोड़ के सभी शर्तें पूरी होती है, यदि दूसरी शर्त को छोड़ के सभी शर्तें पूरी होती हैं, लेकिन अरुण कुमार मेरी सिफारिश पर छात्र बैच में शामिल हो सकता है यदि, यदि कैरियरविल ने कैरियर वाले ऑनलाइन एग्जाम में 80% नंबर लाया। कह रहा दूसरी शर्त फॉलो नहीं करता, बाकी सारी करता है। देखो रेड पेन से लिख रहा हूं, सारी शर्तें फॉलो करता है सिवाय, अगर कोई कैंडिडेट सारी शर्तें फॉलो करता है, सिवाय, सिवाय मतलब किसके? सिवाय शर्त नंबर 2 के, सिवाय कंडीशन नंबर 2 के। दो कंडीशन क्या है बेटा? ग्रेजुएशन में 7 नंबर नहीं, कंडीशन नंबर 2 के। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा आया जिसकी ये शर्त भी पूरी है, ये शर्त भी पूरी है, ये शर्त भी पूरी है और ये शर्त पूरी नहीं है, तो वो अगर ग्रेजुएशन में, अगर ग्रेजुएशन में नंबर बढ़िया लाया, अगर ऑनलाइन एग्जाम में, सॉरी ऑनलाइन एग्जाम में 80% अंक लाया, तो मेरी सिफारिश पर वो बैच में शामिल हो सकता है। लेकिन ऑनलाइन में 80% या ज्यादा लाया, 80% या ज्यादा मार्क्स लाया है, लेकिन ऑनलाइन में 80% या ज्यादा मार्क्स लाया है, यदि कोई कैंडिडेट, यदि कोई कैंडिडेट ऑनलाइन में 80% या ज्यादा मार्क्स लाया है, तो अरुण कुमार की रिकमेंडेशन पर बैच दिया जाएगा। किसके रिकमेंडेशन पे बैच दिया जाएगा? मेरी रिकमेंडेशन पे बैच दिया जाएगा। मैं कह दूंगा चल इसको बैच दे दे, लेकिन मैं सिर्फ इसी कंडीशन में कह सकता हूं जब वो कंडीशन नंबर 2 को फॉलो नहीं कर रहा, ग्रेजुएशन में 60 नहीं लाया, ग्रेजुएशन में 50 लाया है, 58 लाया है, ग्रेजुएशन में 59 लाया है, तो भाई मैं कहूंगा चल इसको बैच दे देते हैं, क्योंकि ये बच्चा होशियार है, हमने इसको 80% जो है मार्क्स ये ऑनलाइन में ले आया है, तो मैंने उसको दे दिया। अगली कंडीशन, अगर ये फॉलो नहीं करता बेटा, इसको पढ़ो, चौथी कंडीशन को फॉलो नहीं करता। चौथी कंडीशन का मतलब क्या है? एज का फैक्टर है, या तो ओवर एज है या अंडर एज है, या तो एज ज्यादा है या एज कम है। दोनों ही स्थिति में हम कहेंगे कि ये एज के फैक्टर को यहां पे फॉलो नहीं कर रहा है। दोनों ही शर्तें में हम कह सकते हैं कि ये एज के फैक्टर को यहां पे फॉलो नहीं कर रहा है। अगली कंडीशन समझ में आई भी? बता दूं? अगली कंडीशन में इन्होंने जस्टिफाई किया है चीजों को लेके, और अगली कंडीशन में कहा है यदि चौथी शर्त को छोड़कर सभी शर्तें पूरी होती हैं, यदि चौथी शर्त को छोड़कर सभी शर्तें पूरी होती हैं, लेकिन राकेश यादव की सिफारिश पर छात्र बैच में शामिल हो सकते हैं क्योंकि ग्रेजुएशन में 70% अंक लाया है, सिवाय कंडीशन नंबर 4 के। लेकिन ग्रेजुएशन में 70 या उससे ज्यादा, 70 का मतलब उससे ज्यादा, लेकिन ग्रेजुएशन में 70% या ज्यादा नंबर लाया है, तो राकेश यादव सर की सिफारिश पर बैच दिया जाएगा।
तो राकेश यादव, आपको चीजें क्लियर हो गई। अब आप बता दोगे कैंडिडेट को बैच नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब आपको ना एक कैंडिडेट देगा, कैंडिडेट अपने बारे अपना कैंडिडेट अपना बायोडाटा लेकर आएगा, जी मेरा नाम ये है, मेरी उम्र इतनी है, मेरे ग्रेजुएशन में इतने नंबर हैं, ऑनलाइन में इतने नंबर है, और मैं जो है कैरिवल पर मैंने इतने बैच ले रखे हैं। फिर आपको डिसाइड करना है कि उसको फ्री बैच, ऑप्शन नंबर ए फ्री बैच देना है या नहीं देना, ऑप्शन नंबर बी फ्री बैच नहीं देना, ऑप्शन नंबर सी राकेश सर की सिफारिश पर जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अरुण कुमार की सिफारिश पर जाएगा, ऑप्शन नंबर ई डाटा इनएडिक्वेट, आंकड़े अपर्याप्त। और ऐसे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको चार ही मिलेंगे। मैंने पांच गिनवाए, पांचों में से कोई से चार दे सकता है। क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ में आया, क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ में आया, फॉर्मेट नहीं समझ में आया आपको। एज निकालने के लिए आपको दिन दे रखा होगा। अब मुझे बताओ इसको क्या देना चाहिए, इसको बैच दें या नहीं दें। ये केस आपको चेक कब करना है, ये केस आपको चेक करना है कौन सी डेट को एज कैलकुलेट करनी है। ये आपको एज कैलकुलेट करनी है, ये आपको एज कैलकुलेट करनी है। मैं डेट बता दूं कौन सी डेट पे एज कैलकुलेट करनी है, आप अपनी एज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपको कैलकुलेट करनी है 30 जनवरी 2017 को एज कैलकुलेट करनी है। ये डेट मिलेगी बेटा हर क्वेश्चन में। इसको ये केस आपको इस तारीख को दिया गया है, तो यहां तक एज कैलकुलेट करनी है, तो एज आपको यहां तक कैलकुलेट करनी है। क्या करना चाहिए बेटा, इसको फ्री बैच दे दें या नहीं दे दें। देखो कितने साल का हो गया ये, कहां से कहां तक चेक करेंगे, 12 जनवरी 1990 से 30 जनवरी 2017 तक चेक करना है। 30 जनवरी 2017 चेक चेक करना है। चेक करके बताओ बेटा, चेक करके बताओ क्या करना चाहिए। इसको फ्री बैच देना चाहिए, फ्री बैच नहीं देना चाहिए, किसी की सिफारिश पर जाना चाहिए, जल्दी। यहां पे हम बात बताएंगे, एक लड़का रोहन जिसकी जन्म तिथि, क्या करना है बेटा रोहन बाबू का, रोहन बाबू का थोड़ा सा चेक करते हैं।
रोहन कितने पानी में है, क्या करना चाहिए रोहन का। आपने कहा फ्री बैच दे देना चाहिए, तो सबसे पहले चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप रोहन का क्या हिसाब किताब है। एक लड़का रोहन जिसकी जन्म तिथि 12 जनवरी 1900, ग्रेजुएशन में 61 और ऑनलाइन में 72, ऑनलाइन में लाया 72%, ये बात इसको ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन में ये लाया 61%, ग्रेजुएशन में लाया 61%, अगर ग्रेजुएशन में लाया 61% तो ये कंडीशन भी ठीक है। उसके बाद इसकी एज कैलकुलेट करते हैं, एज कैलकुलेट करते हैं तो 90 लगभग 27 साल कुछ दिन का ये हो गया, तो इसकी एज भी एकदम एकदम सही है। तो एज भी सही है, तो ये 27 साल का हो चुका है, तो इसकी एज सही है। और कैरियर विल पर इस बच्चे रोहन ने जो बैच खरीदे हैं वो 3, अपन को तो एक ही चाहिए, और इसने 3 बैच भी अतीत में पास्ट में खरीदे हुए हैं, तो ये भी हमारा सही होगा। अब चारों के चारों अगर सही है, चारों की चारों चीजें अगर सही हैं, कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि रोहन यहाँ पे मुफ्त बैच उसको दिया जाएगा। रोहन शुड बी सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर फ्री बैच। रोहन शुड बी सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द फ्री बैच। जल्दी बताइएगा, हो गया? हाँ या ना में जवाब दो, जल्दी बताओ। एज कैसे निकालनी बेटा, मूर्ख आदमी है क्या, एज भी नहीं निकालनी आती बेटा, कैसी बातें कर रहा है। मतलब एक बात बता तू, बात बात बता तू यहाँ पे, अगर कोई आदमी 12 जनवरी 1990 को पैदा हुआ तो 30 जनवरी 2017 तक, कमाल की बात है बेटा, एज निकालनी नहीं आ रही। 30 जनवरी 2017, 12 जनवरी 1990 को पैदा हुआ, 12 जनवरी 1990 को पैदा हुआ। अब एज निकालने में भी दिक्कत हो रही है बेटा तेरे को। एज कैसे ज्यादा है, हृदय कह रहा एज ज्यादा है। बेटा एज निकालना तो तुम्हें आना चाहिए। ऊपर बड़ी संख्या ले लो 2017, ऊपर बड़ी संख्या ले लो 2017, फिर ले लो जनवरी, फिर ले लो 30, नीचे ले लो 1990, फिर ले लो जनवरी, फिर ले लो 12, 30 में से 12 गए 18 दिन का, एक में से एक गया 0, 7, 11 में से 2 गए 9, 27 साल 18 दिन का वो लड़का है। हृदय कह रहा एज ज्यादा है। कमाल की बात नहीं है, कह रहे एज ज्यादा है। मुझे बताइए ना किस एंगल पे एज ज्यादा है, किस एंगल पे एज तुम्हें ज्यादा लग रही है। लेकिन जहां हासिल लेना हो वहां आप एज कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। जहां हासिल लेने वाला पंगा आ जाएगा ना, वहां आपसे एज कैलकुलेट होती भी नहीं है। यार तुम एक बात बताओ, अगर तुम कोई फॉर्म भरते हो, अगर तुम कोई फॉर्म भरते हो तो तुम्हें एज का नहीं पता होता तुम ओवर एज हो या अंडर एज हो? फॉर्म कैसे भरते हो फिर तुम लोग? एज का तो पता ही लग जाता है ना कि आप ओवर एज हैं या अंडर एज हैं या क्या है। अच्छा एक बात बताओ, चलो ये तो आसान था, अब मैं थोड़ा मुश्किल लेता हूं। अगर कोई आदमी पैदा हुआ है, अगर कोई आदमी पैदा हुआ है 5 मई 2011 में, ठीक है, तो एज उसकी कैलकुलेट करो तुम उसकी एज कैलकुलेट करो। 20 अगस्त 2023 में वो कितने साल कितने महीने कितने दिन का हो गया? आधों का पेज फंस जाएगा, इसमें दिनों की गलती करेंगे, आधों का पेज फंसेगा, देखते हैं। चलो बताओ, आधे लोगों का पेज फंसेगा इसमें, आधे लोगों का पेज फंसेगा, देखते हैं कौन है।
आओ बेटा, पेज फंस गया ना यहाँ, देखो, निकाल लिया। तो यहाँ पेज नहीं फंसा, यहाँ तो सबने कैलकुलेट कर लिया। 2023 है ना, अगस्त 8वां महीना, और ये 20, मैंने बड़ी संख्या ऊपर दी है। 2011 मई होता है 5वां महीना, और 5 मई, 15 दिन। 8 में से 5 गए 3, 3 में से 1 गया 2। 12 साल 3 महीने 15 दिन। कोई दिक्कत है बेटा किसी को? ये 15 दिन, 8 में से 5 गए 3, 3 में से 1 गया 2। 12 साल 3 महीने 15 दिन। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अब एक और सवाल। अगर कोई इंसान बॉर्न है 28 नवंबर 2011 को, तो आप उसकी एज कैलकुलेट करो 5 जून 2023 को। करो बेटा। अगर 5 जनवरी 2000 जून, अगर मैंने लिखा यहाँ पे 2023, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6 और 5, 2011, नवंबर 11 और 28। कर दो फिर सॉल्व। बताओ शाबाश, कैसे करोगे? अब यहाँ पे क्या है बेटा, 5 में से 28 दिन नहीं जा सकते, तो प्लीज एक पॉइंट ध्यान से समझ लीजिएगा। हमेशा पिछला महीना कैरी होता है, बस ये पॉइंट है इसमें। क्योंकि एक दिन भी ऊपर नीचे हो गया ना तो मामला गड़बड़ है। हमेशा पिछला महीना कैरी करना है, हमेशा पिछला महीना कैरी करना है। पिछला महीना जैसे यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये जून है, तो यहाँ पे मई का महीना, यहां से कैरी होगा मई का महीना। तो यहां से आप मई का महीना कैरी करेंगे, और मई के महीने में 31 दिन होते हैं। क्यों क्यों कैरी करना है? क्योंकि ये महीना तो पूरा ही नहीं हुआ, ये तो छठा है, छठे के केवल 5 दिन गए हैं, पूरा खत्म कहाँ हुआ है। जो चीजें पूरी हो चुकी हैं उसी को तो कैरी करेंगे। तो हमेशा पिछला महीना कैरी करना है। तो पिछला महीना मई का था, मई के हमने 31 दिन कैरी किए, 31 और 5 36, 36 में से 28 गए, दिन बचे 8। 36 में से 28 गए, दिन बचे 8। 31 और 5 36, 36 में से 28 गए, दिन बचे 8। उसके बाद मेरे भाई, उसके बाद मेरे भाई, यहां से जो हमें कैरी करना है वो 12 महीने कैरी करना है। यहां से जो हमें कैरी करना है वो 12 महीना कैरी करना है। अगर हम 12 महीना कैरी करेंगे, 12 महीना कैरी करेंगे, तो 12 6 18, 18 में से 11 गए, 12 और 6 18, 12 महीने, क्योंकि 5 महीने बच गए यहाँ। तो 5 में से 11 घट नहीं सकता, 18 5 23, 18 मतलब 12 5 17, 17 में से 11 गए 6। देखो यहाँ पे बच गए 5 महीने, मैंने 12 महीने उधार लिए, 12 5 17, 17 में से 11 गए 6।
फिर 22 में से 11 गए 11, 11 साल 6 महीने 8 दिन। ये होगा बेटा, ऐसे करना है। हमेशा पिछला महीना कैरी करेंगे, जितने दिन होंगे इसमें, चाहे 31 हो चाहे 30 हो, फरवरी का हो तो 28 या 29। और साल जब कैरी होगा तो हमेशा 12 महीने के हिसाब से कैरी होगा। एकदम ओके। सर यहां 5 कहां से लिया? अरे मूर्ख आदमी, यहां से हमने 1 साल उधार ले लिया, एक महीना उधार ले लिया, एक महीना लिया हमने मई का, मई में 31 दिन होते हैं, 31 और 5 36, 36 में से 28 गए 8। उसके बाद यहां 5 बच गया, उसके बाद यहां से 5 महीने बच गए, 4 नहीं बचेंगे, 5 बचेंगे, क्योंकि वैल्यू पर जाना है, वो महीना तो चल ही रहा है। उसके बाद यहां से 12 आया, 12 पास 17, 17 में से 11 गया 6 और बचा 11। अगर इतनी सी भी बात समझ में नहीं आ रही ना बेटा, तो तुम्हारा लेवल बहुत ही लो है, बहुत हल्का लेवल है तुम्हारा। मुझे बताओ 2023 और मेरे पास यहाँ पे 7 हो और मेरे पास यहाँ पे 4 हो। मुझे बताओ 2001 और मेरे पास यहाँ पे 11 है और मेरे पास यहाँ पे 28 है। बताओ कितने साल, कितने महीने, कितने दिन? एक बार और बता देता हूँ बेटा, कितने साल, कितने महीने, कितने दिन? जल्दी जल्दी बताइएगा, जल्दी जल्दी बताओ। कोई बात नहीं बेटा, हिंदी की बाद में ले लेना या मेरी बाद में ले लेना, कोई नई बात नहीं है। अगर टाइम क्लैश कर रहा है तो ये कोई बात थोड़ी होती है बेटा, एक आधे दिन टाइम चेंज करते हैं, उसी में तुम्हें चुल मच जाती है। चलो बताओ। आओ, जिनको नहीं समझ में आया, मेरा आखिरी प्रयास है, फिर नहीं बताने वाला मैं, क्योंकि ये बात तो आपको आनी चाहिए। 5वीं 6ठी क्लास में एज का कॉन्सेप्ट आता है, तब ये चीजें सिखाई जाती हैं। नई बात हो तो एनसीईआरटी की 6ठी क्लास की 5वीं क्लास की किताब उठा के देख लेना, वहां इस बच्चों में आपको सिखाया गया है। चौथे में इंट्रोड्यूस हो जाता है, 5वीं 6ठी में प्रॉपर बता दिया जाता है। अब मतलब उस लेवल पर आपको जाके सिखाना पड़ रहा है। मेरे भाई यहाँ है ये 7वां महीना जुलाई का, तो जून का महीना, जून के महीने में होते हैं 30 दिन।
30 और 4 हो गया 34, 34, 28 और 6 34 हो गया, 34 में से 28 गए, 34 में से 28 गए 6, तो दिन कितने आए बेटा? 6। क्योंकि हमारे पास यहाँ 30 और 4 34 दिन हो गए। उसके बाद मेरे भाई यहाँ बच गए 6 महीने, 6 महीने में से 11 महीने घटेंगे नहीं, 12 महीने उधार ले आए, 12 6 18, 18 में से 11 गए 7, यहाँ पे बच गया 2022, 2 में से 1 गया 1 और 2, 21 साल 7 महीने 6 दिन का होगा वो। सर महीने याद नहीं रखते? अरे बेटा अगर महीने याद नहीं रहोगे तो ऐसे कर लो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ऐसे तो याद होता है आपको। केवल 4 महीनों में 30 दिन है, अप्रैल जून सितंबर नवंबर। कैलेंडर पढ़ाऊंगा अच्छे से समझ आएगा। अप्रैल जून सितंबर नवंबर, इन 4 महीनों में 30 दिन है। फरवरी में या तो 28 या 29, बाकी सब में 31, बस। अप्रैल जून सितंबर नवंबर, 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 बोल लो यार, अप्रैल जून सितंबर नवंबर हो गया। चलो, करा दिया था बेटा तुम्हें बतेरा रिवाइज। अब देखते हैं अगले कैंडिडेट का तुम क्या करोगे, सिलेक्शन लेना है या नहीं लेना है। अगले कैंडिडेट का क्या करेंगे देखते हैं। अगला बताओ बेटा, रोहन का क्या करें? इसकी एज कैलकुलेट करेंगे आप। इसकी एज कैलकुलेट जो आप करेंगे वो करेंगे 30 मई 2021 को। बताओ बेटा क्या करना चाहिए इसका, इसका क्या करना चाहिए, जल्दी बताओ बेटा। हो गया बेटा? रोहन के बारे में करेंगे, ये ओवर एज है लड़का, इसकी उम्र 31 साल से ज्यादा बन रही है, ये ओवर एज है। तो रोहन इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये ओवर एज है, ओवर एज है। बाकी रोहन का क्या है बेटा?
80 ग्रेजुएशन में, ऑनलाइन में 72 और बैच है। ग्रेजुएशन में 80, ऑनलाइन में 72। ग्रेजुएशन में 80 लाया, ऑनलाइन में 72 लाया, कैरेविल पर बैच खरीद रखे हैं। अगर रोहन बाबूजी के पास सारी चीजें सही है, लेकिन एक चीज में वो गड़बड़ कर रहा है, एक चीज में वो गड़बड़ कर रहा है, तो मेरे भाई वो गड़बड़ है कंडीशन नंबर 4। लेकिन सारी शर्तों को फॉलो करता है सिवाय कंडीशन नंबर 4 के। लेकिन ग्रेजुएशन में 70 या ज्यादा लाया है तो राकेश यादव की सिफारिश पर बैच लिया जाएगा। ग्रेजुएशन में 70 या ज्यादा लाया है तो राकेश यादव की सिफारिश पर बैच लिया जाएगा। तो ग्रेजुएशन में 72 लाया है, राकेश यादव सर कुछ कर सकते हैं, तो राकेश यादव सर की सिफारिश पर बैच दिया जाएगा इसे। तो हम इसका उत्तर बताएंगे कि भाई साहब रोहन को रेकमेंडेशन पर जाना चाहिए राकेश यादव सर की, क्योंकि वो सारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। 31 साल कुछ महीने कुछ दिन का ज्यादा है ये। आया बेटा समझ में? केवल एक क्वेश्चन से क्लियर हो गया चैप्टर। इस चैप्टर में कोई समस्या दिक्कत परेशानी, उड़ा देंगे इस चैप्टर को। ऐसे ही होगा बेटा, किसी को लोन सैंक्शन करना है बैंक के द्वारा तो ये शर्तें होनी चाहिए। किसी को हमने मैनेजर रखना है कैरीवेल पर, और कैरीवेल पर मैनेजर रखने के लिए हमने ये चीजें जो है वो बोली हैं, तो उस हिसाब से आप बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। हो गया बच्चे? हो गया? हो गया? एक क्वेश्चन और कराओ। करा देंगे, पहले इसका बताओ इसका क्या करना है। इसकी एज आपको निकालनी है आज की डेट में। आज की डेट में इसकी एज कैलकुलेट करो। 13 जनवरी 2024, ये मिलेगा हर क्वेश्चन में। आज की डेट में इसकी एज कैलकुलेट करो। क्या करना है इसका, इस लौंडे का क्या करना है? करो बेटा। यूट्यूब पर मेरा चैनल अरुण सर रीजनिंग या रीजनिंग बाय अरुण कुमार लिखेंगे तो आ जाएगा। अरुण सर रीजनिंग या रीजनिंग बाय अरुण कुमार लिखेंगे तो आ जाएगा। हो गया?
भाई इसकी एज ठीक है, ग्रेजुएशन में नंबर ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम, भाई एज भी तो 98 इसकी, 98 से लगभग लगभग देखा जाए तो ये 24 और 2 26 साल का है, तो एज भी इसकी ठीक है, ग्रेजुएशन में और ऑनलाइन में नंबर ठीक है, इसकी सारी चीजें सही नजर आ रही हैं, इसका ये भी सही है, यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, भाई साहब इसको बैच देंगे इस लौंडे को, हम फ्री बैच के लिए इसे उम्मीदवार चुनेंगे, हम इसे फ्री बैच के लिए उम्मीदवार चुनेंगे, तो हम इसे फ्री बैच के लिए उम्मीदवार चुनेंगे, और क्यों ना चुने, क्योंकि ये सारी कंडीशंस को फॉलो करता है। अगले कंडीशन पे देखते हैं बेटा, अगली कंडीशन पर चलते हैं। आज ही कैलकुलेट करना बेटा इसकी, 13 जनवरी 2024 को क्या करना है इसका, अगले का बताओ, 13 जनवरी 2024 को कैलकुलेट करो। अगर एक दिन की भी गड़बड़ है तो बेटा ओवर एज माना जाएगा, अगर एक दिन की भी गड़बड़ है तो ओवर एज माना जाएगा। अब एज कैलकुलेशन का मीटर ये है कि 2024, 1 और 13, 1994, 1 और 12, 13 में से 12 गए एक दिन, एक में से एक गया जीरो, और 4 में से 4 गए जीरो, 3, 30 साल एक दिन, अगर एक दिन भी ओवर एज है तो उसे ओवर एज ही माना जाएगा, अगर एक दिन का भी ओवर एज है तो ओवर एज ही माना जाएगा उसे। आप ये मत सोचना सर एक दिन से क्या होता, छोड़ो ना बैच दे देते ना, अगर एक दिन भी ओवर एज है तो कंप्यूटर आपका फॉर्म नहीं उठाता जब आप ऑनलाइन एग्जाम में फॉर्म भरते हैं, अगर आप ओवर एज हैं तो आप ओवर एज हैं, इस बात को मान के चलिएगा, आप ओवर एज हैं तो आप ओवर एज है, ठीक है, चलो बताइएगा। हो गया बच्चे, हो गया। चलो बताओ फिर। नहीं देना चाहिए बैच, देखो ये ओवर एज है, एक दिन का ओवर एज है, और ग्रेजुएशन में 55, ऑनलाइन में 72 ओवर एज है, ग्रेजुएशन में 55, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं की, ऑनलाइन में 72, कैरीवेल पर बैच खरीदे के बैठा है, सारी कंडीशन ठीक है, लेकिन दो कंडीशन गड़बड़ा रही है इसकी। अगर ये भी अच्छा, ऑप्शन में ये नहीं है कि एक बार इसके पास भेज दे, एक बार इसके पास भेज दे, ये चैप्टर सर आता है बेटा, अभी तक तो ये अपडेटेड पैटर्न में अभी तक पूछा नहीं गया था, लेकिन इससे रिलेटेड छोटे छोटे सवाल आए थे, जैसे एक ही लाइन में दे दिया क्या करना चाहिए, मैंने थोड़ा सा बड़ा सवाल करा दिया आपको, एक ही सवाल से चीज क्लियर हो जाएगी कि भाई क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसी सवाल से अगर आ जाए, देखो तैयारी आप वो भी करो कि अगर कुछ नई चीज आ गई तो आप बता सको, और आपको याद आऊंगा मैं उस समय कि अरुण सर ने हमें ये करा दिया तो हम इसे कर लेंगे। अब ऐसा नहीं है कि उसको एक बार राकेश के पास भेज दे, एक बार अरुण के पास भेज दे, दो दो चीजें नहीं हो सकती बेटा, दो दो चीजें नहीं हो सकती, तो हम कहेंगे कि इसको फ्री बैच के लिए नहीं चुना जाना चाहिए, नहीं दे सकते भाई साहब हम इसको फ्री बैच, फ्री बैच आ गया बेटा, चारों ऑप्शन क्लियर हो गए, तो हम सीधी सीधी बात कहेंगे कि इसको फ्री बैच नहीं दिया जाना चाहिए, इसको फ्री बैच नहीं दिया जाना चाहिए, आ गया बेटा समझ में, नहीं देंगे इसको फ्री बैच, तो आपको पता चल गया कहां फ्री बैच देना है,
कहाँ फ्री बैच नहीं देना है। आपको पता चल गया कि कहाँ पे इसका आंसर देना है, राकेश सर की सिफारिश। आपको पता चल गया कहाँ पर उत्तर देना है, अरुण सर की सिफारिश। और उसी हिसाब से आप अपने उत्तर डिसाइड कर रहे हैं। तो ये इजी है और इजी तरीके से आप इनको कर पा रहे हो। अच्छा, ये डाटा इनएडिक्वेट कब देना है? सी, मान लो किसी ने एज नहीं बताई, मान लो किसी ने अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं बताई, कोई एज नहीं बता रहा है, कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं बता रहा है, कोई किसी चीज को छिपा रहा है, कोई लाइन मिसिंग है, तो हम कहेंगे डाटा इनएडिक्वेट। नमस्ते। हो गया भाई? तो यहां पे हम कहेंगे कि इसे रिकमेंडेशन पे भेजा जाना चाहिए या नहीं। तो बेटा बस इतना ही कर लोगे ना, क्योंकि ये है। अब देखो अगले जो जैसे चैप्टर है, ये तो छोटे छोटे चैप्टर हैं। डिसीजन मेकिंग टॉपिक का नाम मैंने अपडेट कर दिया, डिसीजन मेकिंग कर दिया टॉपिक का। नेक्स्ट जैसे मैं बड़े चैप्टर पर जाऊंगा, मंडे को आपको जो टॉपिक कराऊंगा, जैसे अगला टॉपिक मान लीजिए हम आपको डायरेक्शन कराएंगे, डायरेक्शन दिशाएं। तो उसमें टाइम लगेगा, उसमें हो सकता है कि 3 क्लासेस या 4 क्लासेस लग जाएं, ढाई 3 क्लास 4। तो डायरेक्शन वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो जरूर आता है, उसमें सवाल आएगा, दिशाओं से रिलेटेड प्रश्न आएगा। तो ये जो चैप्टर है ना, ये क्रिटिकल में भी कह सकते हैं आप, मेंटल में भी कह सकते हैं, दोनों का हिस्सा है। क्रिटिकल रीजनिंग और मेंटल एप्टीट्यूड के अंदर, ये मेंटल एप्टीट्यूड आपकी मानसिक अभिव्यक्ति की जांच हो रही है। आप निर्णय लेके ये बता पा रहे हैं कि आपको यहाँ पे क्या डिसाइड करना है। आपकी जजमेंट की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता को यहाँ पे डिस्कस किया गया है, और आप निर्णय लेके यहाँ पे बता सकते हैं। तो और कुछ था ही नहीं बेटा इसमें विशेष। अगर आप इसको नोट करने में लग जाते तो नोट कर ही नहीं पाते ना बेटा, इतना बड़ा क्वेश्चन आता है तो एक पेज को खा जाएगा। तो याद आएगी हमारी, उस समय कहोगे हाँ सर आपने सही किया, करवा दिया था, डिसीजन मेकिंग हमने अच्छे से कर लिया, अब हमारे को अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। 13 जनवरी की पीडीएफ है और समय है सुबह 9:30 हमने ये बैच स्टार्ट किया था। अब अगले टॉपिक होगा, वो बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन दिशाएं। और दिशाओं में हम आपको पढ़ाएंगे कि नए नए तरीके के जो क्वेश्चन हैं आजकल आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं। बहुत बहुत आभार बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। भगवान आप सबको खुश रखे, तरक्की दे, बरकत दे। जय हिंद, जय भारत।